ठंड में 5 अनाथ बहनों का बांस घर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 5 बहनें जमीन पर सो रही थीं। ये देखो इन लोगों को, हाँ, और कोई जगह नहीं मिलती, जहाँ जगह मिली वहीं पसर गए। अरे ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है ना कि कोई धर्मशाला। ऐसा कहकर पुलिस वाला 5 बहनों के ऊपर डंडा मारना शुरू कर देता है। मार के दर्द से 5 बहनें नींद से जाग उठती हैं। क्यों मार रहे हैं आप हमें? मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है। कितनी बार कहा है यहाँ पर रेलवे स्टेशन के ऊपर सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग मानते कहाँ हो? मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाते हो डेरा जमाने के लिए। तभी स्नोफॉल होने लगती है। अरे ये क्या स्नोफॉल शुरू हो गया है? चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। पुलिस वाला वहां से चला जाता है। स्नोफॉल होने की वजह से ठंडी ठंडी बर्फ जमीन पर गिरती है और ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते 5 बहनें स्नोफॉल से बचने के लिए वहां से भागती हैं। जल्दी से भागो यहाँ से, नहीं तो सारी बर्फ हम लोगों के ऊपर गिरेगी और हमें बहुत ठंड लगेगी। बर्फ से मेरे कपड़े भी गीले होने लग गए हैं। 5 बहनें बर्फ से बचते हुए एक छप्पर के नीचे आकर ठहरती हैं, लेकिन उन्हें तब भी बहुत ठंड लगती है। तुम चारों ठीक तो हो ना? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। हमारे पास ना तो रहने का कोई ठिकाना है और ना ही ठंड से बचने का कोई गुजारा। जब तक स्नोफॉल रुक नहीं जाती, हमें यहीं पर इंतजार करना होगा। सुबह के समय 5 बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े उस छप्पर के नीचे बैठी रहती हैं। देखते ही देखते छप्पर के ऊपर बहुत सारी बर्फ इकट्ठी हो जाती है और वह 5 चारों तरफ से बर्फ से ढक जाती हैं। दीदी, इस बर्फ से आपको कुछ याद आया? बहन, मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन। सब कुछ इस बर्फ का किया धरा ही तो है। उस समय भी तो ऐसे ही तूफान आया था ना दीदी, जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सही कहा तुमने, मुझे वो दिन आज भी याद है। हमारे माता पिता हमारी जान बचाते बचाते भगवान को प्यारे हो गए थे। 1 साल पीछे। आ जाओ मेरी प्यारी बेटियों, एक एक करके बस से उतरो। ये लो भैया किराया, यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश और रूपाली दिल्ली से उत्तराखंड आए थे, क्योंकि दिल्ली में उनका सारा काम खत्म हो चुका था। वह अपनी 5 बेटियों के साथ एक नई शुरुआत करने आए थे। नया देश, नया शहर, कैसे एडजस्ट करेंगे हम यहाँ? बस मुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके पास जो पैसे थे उनसे वो एक किराए का मकान ले लेते हैं। माँ, अब क्या हमें ऐसे घर में रहना पड़ेगा? तुम्हारे पिताजी की नौकरी लगते ही हम किसी अच्छे घर में चलेंगे। फिलहाल हमें यहीं पर गुजारा करना होगा। ठंड का मौसम चल रहा था और चारों तरफ बर्फ और कच्चे पक्के मकान में उन सभी को बहुत ठंड लगती है। यहाँ आए हुए हमें 2 हफ्ते हो गए हैं। ना तो आपको कहीं काम मिला है और ना ही मुझे। घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब पैसे भी खत्म हो गए हैं। मैं सब समझता हूँ, लेकिन जरा देखो ना, मौसम कितना बिगड़ रहा है। स्नोफॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। रूपाली और राजेश अपने घर के बाहर इतनी सारी बर्फ देखकर परेशान थे। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आती है और उसमें बैठा हुआ एक आदमी अनाउंसमेंट करता है, जल्दी से अपने घरों को खाली कर दो, पहाड़ों से बर्फ गिरते हुए इधर की तरफ आ रही है। अगर कोई यहाँ रह गया तो वो सीधा मौत के घाट पहुँच जाएगा और उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अपने घर खाली करो और एक सुरक्षित जगह पर पहुँच जाओ। ये सुनते ही रूपाली और राजेश घबरा जाते हैं और वह अपनी 5 बेटियों को घर से बाहर निकालते हैं। शॉल अच्छे से ओढ़ लो बच्चियों, बर्फ बहुत गिर रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से जल्दी। रूपाली और राजेश दोनों अपनी बेटियों को सुरक्षित जगह लेकर तो जा रहे थे, लेकिन ठंड से उनकी दोनों छोटी बेटियां इस समय बेहोश हो जाती हैं। गीता, 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 उठो उठो बेटी, बस थोड़ी सी दूर और चलना है। अपनी आंखें खोलो बेटा। देखो जी, श्वेता भी बेहोश हो गई है। बहुत बर्फ हो रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। अब हम लोग क्या करें? तभी वहाँ लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाने वाली गाड़ी आ जाती है। रुको भाई साहब, हमें भी गाड़ी में बिठा लीजिए। राजेश और रूपाली सबसे पहले अपनी 5 बेटियों को गाड़ी में बिठाते हैं। जैसे ही वह गाड़ी में चढ़ने वाले होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उन्हें गाड़ी में चढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता।
इसी के चलते ज्यादा पब्लिक गाड़ी पर भाग कर आने लगती है और ड्राइवर फौरन गाड़ी को वहां से ले जाता है, जिसके जाते ही उस जगह पर पहाड़ों की बर्फ गिर जाती है और दोनों पति पत्नी उस बर्फ में दब के मर जाते हैं। उस गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर हमें रेलवे स्टेशन तो ले आया, लेकिन हमारे माता पिता वहीं मर गए। लेकिन अब मैं ये सब अपनी बहनों के साथ नहीं होने दूंगी। दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। हमारे पास हमारा खुद का घर क्यों नहीं है? हाँ दीदी, हमारे पास हमारा खुद का घर होना चाहिए था, जिसमें हम ठंड से बचकर रह सकते। ओह, बहुत ठंड लग रही है। ठंडी ठंडी हवाएं हो रही है, बर्फ तो और भी ज्यादा ठंडी है। हमें आग जलानी होगी। गीतांजलि रेखा के साथ लकड़ियां बीनने निकल पड़ती है और किसी तरह पत्थरों से चिंगारी निकालकर वह उसे छप्पर के नीचे ही थोड़ी सी लकड़ी जलाती है, जिससे उन्हें गर्माहट मिलती है। दोपहर होते होते स्नोफॉल खत्म हो जाती है और धूप की किरणें निकल आती हैं, जिससे बर्फ पिघलती है। बर्फ पिघल गई, खाने का जुगाड़ करते हैं, बहुत जोरों से भूख लगी है। पांचों बहनें लोगों के पास जाती हैं, उनसे भीख मांगती हैं। सुबह से शाम तक वह भीख मांगकर अपने खाने लायक पैसे जोड़ पाती हैं। चलो कुछ खाते हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर सोने चलेंगे। 5 बहनें भीख मांगे हुए पैसों से खाना खरीद कर खाती हैं और रेलवे स्टेशन पर ही सोने पहुंच जाती हैं, जहां आधी रात के समय पुलिस वाला उन्हें फिर से देखकर उन्हें कुछ कहे बिना ही उनके ऊपर डंडों की बौछार कर देता है। बार बार समझाता हूँ, हर बार यहाँ पर आ जाती हो, यहाँ डेरा जमाना चाहती हो है? आज तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वाला उन्हें मारता जाता है। दर्द से वो भी ठिठुरती हैं और वहां से भागने लगती हैं। पुलिस वाला उनके पीछे भागते हुए भी उन्हें मारता है और एक समय पर आकर वह पांचों उससे बचकर भागते हुए जंगल में पहुंच जाती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ जंगलों में आ गए हैं, किसी जानवर ने हमें खा लिया तो? गीतांजलि दीदी, हमारा कोई घर क्यों नहीं है? हमारा घर होना चाहिए। सब लोग अपने घरों में सो रहे हैं, देखो ना हम किस तरह दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तुमने सही कहा, हमारा घर होना चाहिए। बिना घर के हम ऐसे ही बेसहारा भटक रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, हम अपना घर खुद बनाएंगे। लेकिन हम अपना घर कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। गीतांजलि की नजर जंगल में खड़े बांसों के ऊपर जाती है। देखो जरा, यहाँ पर कितने सारे बांस हैं, हमें ये काटने होंगे और फिर हम इससे अपना खुद का घर बना सकते हैं, एक बांस का घर। दीदी, मैं अभी आपकी मदद करवाना चाहती हूँ। हाँ दीदी, हमें बताओ हमें क्या करना होगा घर बनाने के लिए? तुम दोनों छोटे मोटे कंकड़ और थोड़ी सी घास फूस इकट्ठी करो। रेखा और अंजलि, तुम दोनों मेरे साथ पत्थर पर धार लगाओ और उससे हम बांस को काटेंगे। गीतांजलि के कहने पर दोनों छोटी बहन यहाँ वहां से कंकड़ी इकट्ठा करती हैं, तो तीनों बड़ी बहनें पत्थरों पर धार लगाकर उसकी मदद से बांस काटती हैं और उसका घर बनाना शुरू करती हैं। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन उनका घर नहीं बन पाता। सारा दिन वह थोड़ा थोड़ा करके बांस से घर बनाती रहती हैं, जिसमें उन्हें 2 दिन लग जाते हैं और आखिरी में उनका बांस का घर तैयार हो जाता है। आखिरकार हमारा बांस का घर तैयार हो ही गया। कितनी मेहनत लगी हमारी इसमें। इस बांस के घर को बनाने के लिए हमने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख तो मुझे और इन दोनों को भी लगी होगी। चलो मंदिर के पास चलते हैं, वहां पर कुछ खा लेंगे। गीतांजलि अपनी 5 बहनों के साथ मंदिर के पास आ जाती है, जहां पर एक आदमी भंडारा बांट रहा होता है। 5 बहनें उस आदमी से भंडारा लेकर पेट भर के भंडारा खाती हैं। इसके बाद गीतांजलि रेखा के साथ मिलकर एक दुकान में काम करना शुरू कर देती है। दोनों बड़ी बहनें काम पर आती हैं और अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखती हैं, जिसके चलते वह उनकी पढ़ाई लिखाई में भी पैसा लगाती हैं। कुछ समय बाद गीतांजलि और रेखा की मेहनत से अंजलि, गीता और श्वेता तीनों पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जगह नौकरी पर लग जाती हैं। आज आपकी बदौलत हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं दीदी। अब बहुत रह लिया हमने इस बांस के घर में, अब से हम पक्के मकान में रहेंगे। हमारे ऑफिस की तरफ से हमें एक फ्लैट मिला है। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद श्वेता, अंजलि, गीता तीनों अपने दोनों बड़ी बहनों को बांस के घर से फ्लैट में ले आती हैं, जहां रहने की सब सुख सुविधा होती है और वह तीनों मिलकर नौकरी करती हैं और बड़ी बहनों के साथ
खुशी खुशी रहने लगती हैं।